सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 29 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा 28 जुलाई को। तो हेपेटाइटिस ये लीवर से संबंधित गंभीर बीमारी है। तो हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को सन 2008 में मनाया गया था। वैसे 28 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं हम? क्योंकि नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग का जन्मदिन होता है। उन्होंने 1967 में हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी। हमने कहा लीवर से संबंधित ये एक बीमारी है। तो लीवर से आपको याद आएगा एक साइंस का प्रश्न। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। और किसका निर्माण होता है लीवर में? हिपेरिन का। हिपेरिन का काम क्या होता है? शरीर में रक्त में थक्का ब्लड को क्लोट होने से रोकता है। और मानव शरीर के रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? लीवर को ही कहते हैं। वर्ल्ड लीवर डे कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसी से संबंधित कुछ डेज आज मैं आप यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ। जैसे कि एक तो वर्ल्ड लीवर डे हमने देख लिया कब, 19 अप्रैल को। एक वर्ल्ड कैंसर डे पूछेंगे तो 4 फरवरी आंसर होगा। वर्ल्ड टीबी डे पूछेंगे तो 24 मार्च आंसर होगा। वर्ल्ड मलेरिया डे पूछेंगे तो 25 अप्रैल आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड एड्स डे, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म होती है, ये 1 दिसंबर को मनाते हैं। अच्छा, जो भ्रूण होता है ना, उसमें जो रक्त का निर्माण है वो लीवर में ही होता है। तो इसमें मैंने आपको काफ़ी सारी एक्स्ट्रा और इम्पोर्टेंट जानकारियाँ दी है। ये सारी इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा शंकरी चंद्रन को। तो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है ये माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार यानी कि लिटरेरी अवार्ड। और अभी इससे सम्मानित किया है शंकरी चंद्रन को। ये श्रीलंकाई मूल के ऑस्ट्रेलियाई लेखक हैं और इन्हें अपने उपन्यास चाय टाइम एट सिनामॉन गार्डन्स के लिए ये अवार्ड मिला है। अच्छा, शंकर से एक नाम याद आता होगा आपको, शंकरी, शिव शंकरी। अभी सरस्वती सम्मान मिला था इनको इनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए, इसलिए आपको याद आता होगा। अभी रामचंद्र गुहा का नाम आपने सुना है, 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता। ललित नटराजन की बात करें तो अभी बाल श्रम उन्मूलन के लिए इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता। और मोक्ष रॉय भारतीय मूल की स्कूल छात्रा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड इन्हें मिला है। तो ये ध्यान रखना पॉइंट्स। अच्छा, वीडियो के लास्ट में हम लोग जो फटाफट सीरीज में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स का रिवीजन करते हैं ना डेली, तो कल मैं आपका अवार्ड्स वाला सेक्शन का रिवाइज कराऊंगा जिसमें हम इंपॉर्टेंट अवार्ड्स पढ़ेंगे, जैसे सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बुकर पुरस्कार, ये सब वो कल पढ़ेंगे, याद रखना। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जीआई टैग से संबंधित प्रश्न, क्योंकि जीआई टैग वाला टॉपिक हमारा छूट रहा था। लगभग सारे टॉपिक हमने एक बार तो कवर कर लिए। तो जीआई टैग पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम करेंगे। कल अवार्ड्स वाला रहेगा, फिर परसों का देखते हैं, परसों के परसों। तो रेडी रहना इसके लिए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो आंसर होगा आदित्य सामंत। तो आदित्य सामंत ये बने हैं भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। वे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इससे पहले 82वें 82 नंबर के बने थे वी प्रणीत, वे तेलंगाना से थे। उससे पहले 81 नंबर के बने थे सायंतन दास। और 80वें नंबर के बने थे विघ्नेश एनार। बाकी आप तो जानते ही हो। हमारे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो आंसर होगा विश्वनाथ आनंद, जिनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर। और उन्हें 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, जिसको अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं, जिसमें पुरस्कार राशि को 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दिया गया। और अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि 2022 का ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला, तो अचंता शरत कमल को मिला। ये इनका संबंध किससे है? टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस प्लेयर है ये। और अगर पूछे कि पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम बताओ, तो आंसर करना एस विजयलक्ष्मी। अगर पूछे वर्ल्ड चेस डे कब मनाते हैं, तो 20 जुलाई को मनाते हैं। और एक करंट अफेयर्स का प्रश्न अगर आपसे पूछे कि भारत में पहली बार चेस एकेडमी कहाँ खुलेगी, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। पिछले साल 2022 में
44वां फिडे चेस ओलंपियाड, इसका आयोजन पहली बार भारत में हुआ था। कहाँ पे? चेन्नई में, जिसका शुभंकर यानी मैस्कोट था थम्बी, उसको उज्बेकिस्तान ने जीता था। और 2024 वाला ये होगा हंगरी के बुडापेस्ट में, फिर 2026 वाला होगा उज्बेकिस्तान में। अच्छा, चेस की बात चल रही है तो चेस बोर्ड तो आपने देखा ही होगा, हो सकता है खेलना भी आता हो। लेकिन एक प्रश्न आपके एग्जाम में क्या आता है कि उसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं। मेरे प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं? तो डायरेक्ट याद रखना 204। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। वैसे चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे। फिडे का मुख्यालय लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है और अभी इसने वाइस प्रेसिडेंट बनाया था विश्वनाथ आनंद को। तो ये ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में नीति आयोग ने देश का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन केंद्र ये कहाँ पे स्थापित किया? तो आंसर होगा केरल। तो देश का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर ये केरल में स्थापित किया गया। किसकी सहायता से? नीति आयोग की सहायता से। नीति आयोग ने इसमें 10 करोड़ रुपए की सहायता की है। और इस केंद्र का उद्देश्य क्या है? मत्स्य पालन क्षेत्र में यानी कि मछली पालन के क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना, मतलब इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। अच्छा, ये अटल इंक्यूबेशन सेंटर ये क्या है? तो ये अटल इनोवेशन मिशन का हिस्सा है। ये विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देता है। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ पीसी कल्चर का संबंध किससे है? तो आंसर होगा मछली पालन से। उसी तरह वर्मी कल्चर आप बता ही दोगे, केंचुआ पालन से संबंधित है। वीटी कल्चर अंगूर की खेती से, और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से, जबकि हॉर्टिकल्चर का संबंध है बागवानी से। सेरीकल्चर का रेशम कीट पालन से या रेशम उद्योग से आप कह दो। और फ्लोरिकल्चर पूछे तो फूल विज्ञान से इसका संबंध है। तो इस तरह के प्रश्न भी आते हैं एग्जाम में कई बार। बाकी नीति आयोग की बात करें, देखो नीति आयोग ये योजना आयोग के जगह पर लाया गया था सन 2015 में। तो स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं। अच्छा, वैसे भारत के प्रधानमंत्री किन किन के अध्यक्ष होते हैं? एक तो नीति आयोग के, एक CSIR के, और एक इंटर स्टेट काउंसिल यानी कि अंतर्राज्य परिषद के। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। और CEO की बात करें तो ये हैं BVR सुब्रमण्यम। अभी नीति आयोग से आपको याद होगा इसने निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया था, जिसमें टॉप पे था तमिलनाडु। और 2020-21 के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक को भी जारी किया था, जिसमें बड़े राज्यों में केरल टॉप पे निकला, छोटे राज्यों में त्रिपुरा और यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप टॉप पे निकला। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स भी। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में यूरोपीय धरती पर 2 ATP चैलेंजर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो आंसर होगा सुमित नागल। तो भारतीय टेनिस प्लेयर हैं सुमित नागल, और अभी इन्होंने फिनलैंड में टाम्परे ओपन 2023 में पुरुष एकल मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। और ये उनका चौथा ATP चैलेंजर टूर खिताब है, या हम यूँ कह सकते हैं कि यूरोपीय धरती पर 2 ATP चैलेंजर खिताब जीतने वाले वे पहले भारतीय टेनिस प्लेयर बन गए हैं। नाम है सुमित नागल, क्योंकि अभी इसी साल एक उन्होंने रोम ओपन खिताब जीता था। अच्छा, ये युक्की भांबरी भी भारतीय टेनिस प्लेयर है, और अभी इनका नाम न्यूज़ में भी था क्योंकि अभी मोलार्का ओपन में करियर का पहला ATP टूर टेनिस खिताब इन्होंने जीता था। ATP मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। और टेनिस की बात आई है तो अच्छा मौका मिल गया हमें रिवाइज करने का। अभी तक जो ग्रैंड स्लैम हो गए उनको हम रिवाइज करेंगे। वैसे साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन। तो 3 तो हो चुके हैं, 3 को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, उसमें वुमेन सिंगल जीता आर्याना सबालेंका ने, वो बेलारूस की टेनिस प्लेयर है। और मेन सिंगल में जीता था नोवाक जोकोविच ने, वो सर्बिया के टेनिस प्लेयर है। फिर फ्रेंच ओपन हुआ, जिसे रोलैंड गैरोस भी कहते हैं। इसमें वुमेन सिंगल जीता ईगा स्विटेक ने, ये पोलैंड की हैं। और मेन सिंगल जीता नोवाक जोकोविच ने, ये तो सर्बिया के हैं। अभी विंबलडन ओपन हुआ, उसमें वुमेन सिंगल जीता मार्केटा वोंद्रासोवा ने, ये चेक रिपब्लिक की हैं। और मेन सिंगल को जीत लिया कार्लोस अल्काराज ने, ये स्पेन के टेनिस प्लेयर है। कई बार ये प्रश्न भी आ जाता है कि कौन सा किस कोर्ट पे होता है,
तो बड़ा सिंपल है, पहला और आखिरी वाला। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन होता है क्ले कोर्ट पे और विंबलडन होता है ग्रास कोर्ट पे। तो इतना आप ध्यान रख लो। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 जुलाई को। तो हर साल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। तो वैश्विक स्तर पर बाघों के संरक्षण व उनकी लुप्त प्राय हो रही प्रजाति को बचाने के लिए, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाते हैं। अच्छा, ये तो इंटरनेशनल टाइगर डे हो गया। एक वर्ल्ड लायन डे भी हम मनाएंगे। कब? 10 अगस्त को। वैसे अभी तो टाइगर की बात कर लें, लायन आएगा जब देखी जाएगी। पहले टाइगर की बात करते हैं। देखो, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च होता है 1973 में। सबसे ज़्यादा टाइगर आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में, 526 है। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को, ये राजस्थान से है। और अभी देश का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना था? तो याद रखना, रानीपुर टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश का है, या यूं कहूँ कि उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। और इससे पहले 52वां टाइगर रिजर्व बना था रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो कि बूंदी राजस्थान में है। और इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो जब भी डे वाला क्वेश्चन आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज कराता हूँ। लेकिन आज मैं आपको रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको छोड़ूंगा तो नहीं। आपका एक छोटा सा टेस्ट, मतलब 2-3 प्रश्न आपसे पूछ लेता हूँ जुलाई के इंपॉर्टेंट डेज, क्योंकि अब तो ये जुलाई भी खत्म होने वाला है, तो आपको आने भी चाहिए। तो सुनो, पहला प्रश्न आपका ये होगा, एक आप बताओ वर्ल्ड ब्रेन डे कब मनाया हमने? एक आप बताओ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया? और एक बताओ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस ये कब मनाया हमने? हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल में स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा है? तो आंसर होगा जुपिटर 3। तो अभी एलन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेस एक्स, इसने दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह को लॉन्च किया है, जिसका नाम है जुपिटर 3। किस रॉकेट से? फॉल्कन हैवी रॉकेट से। कहाँ से? कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। अच्छा, इसको लॉन्च तो स्पेस एक्स ने किया है, लेकिन इसका निर्माण, इसको बनाया किसने? तो मैक्सार टेक्नोलॉजी, ये यूएसए की कंपनी है। और इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बाकी और चीज़ें तो छोड़ो, अभी आपको तो पता ही है हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि चंद्रयान 3, इसको अभी हमने लॉन्च किया 14 जुलाई 2023 को। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और किस रॉकेट की सहायता से? तो LVM-3M4, जिसको बाहुबली रॉकेट कहते हैं हम, या फेट बॉय भी आप इसे कहते हो। कुछ और पॉइंट में आपको रिवाइज कराऊँ तो अभी नेविगेशन की 2nd जनरेशन का पहला सैटेलाइट हमने लॉन्च किया, जिसका नाम है NVS-01। किस रॉकेट से? तो GSLV-F12 रॉकेट से। एक हमने SSLV-D2 रॉकेट से EOS-07 उपग्रह को, और उसके अलावा आज़ादी सेट उपग्रह को लॉन्च किया था। अभी PSLV-C55 की सहायता से हमने सिंगापुर के उपग्रहों को लॉन्च किया था। और उससे पहले PSLV-C54 भूटान के उपग्रहों को लॉन्च किया था। अच्छा, दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट, जिसका नाम है JUICE-2, इसको किसने लॉन्च किया? चाइना ने। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर, जिसका नाम है भारत मंडपम, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र के नए परिसर का उद्घाटन किया, और इसी का नाम है भारत मंडपम। और अगर आपसे पूछे कि इसका आकार किसकी तरह का है, तो शंख की तरह का इसका आकार है। और इसी सेंटर में G20 समिट भी होगी, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने कहा यहाँ पे कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम ये भारत में बनेगा, और उन्होंने इसका नाम भी रख दिया। क्या नाम रखा भैया? युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम। ये बनेगा दिल्ली में। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, जुलाई 2023 में टेलिस्मैन सेबर अभ्यास का आयोजन ये कहाँ किया गया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो एक्सरसाइज का नाम है टेलिस्मैन सेबर, और इसे होस्ट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया।
इसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इनके अलावा भी कई देशों ने हिस्सा लिया। भारत की बात करें तो भारत ने पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में इसमें हिस्सा लिया। तो ये द्विवार्षिक एक्सरसाइज है, यानी कि साल में 2 साल में एक बार होता है, ये द्विवार्षिक है। तो अभी ये हुआ ऑस्ट्रेलिया में। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की बात करते हैं, यहाँ पे मैं आपको रिवाइज कराऊँ जो अभी 2023 में हमने कंडक्ट किए। अभी आपको बताया भारत और जापान के बीच में इस साल 3 एक्सरसाइज हो चुके हैं अभी तक। एक जिमेक्स एक्सरसाइज हुआ था अभी विशाखापत्तनम में, एक धर्मागार्जन और वीर गार्जन एक्सरसाइज किया था, वो हमने जापान में किया। अभी भारत और अमेरिका के बीच में सेल्वेक्स एक्सरसाइज हुआ, कहाँ पे? कोच्चि केरल में। अभी हमने अमेरिका के साथ कोप इंडिया एक्सरसाइज भी किया, कहाँ? पश्चिम बंगाल में। किसके साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं ये नहीं बता रहा हूँ मैं अभी आपको, मैं ये बता रहा हूँ इस साल हमने किसके साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज की है। जैसे कि अभी सऊदी अरब के साथ अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज किया, हमने मालदीव के साथ 2 एक्सरसाइज किए, एक तो इक्वेरिन और एक एकता एक्सरसाइज। अभी समुद्र शक्ति एक्सरसाइज हमने किया इंडोनेशिया के साथ में, कहाँ पे? बाटम इंडोनेशिया। हमने यूके के साथ में 2 एक्सरसाइज किए, एक तो कोंकण एक्सरसाइज और एक अजय वॉरियर एक्सरसाइज। ये दोनों यूके में आयोजित हुए। हमने सिंगापुर के साथ अभी बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज किया राजस्थान में, राजस्थान के जोधपुर में। और अभी राजस्थान में ही इजिप्ट के साथ हमने पहला एक्सरसाइज किया साइक्लोन 1, कहाँ पे? राजस्थान के जैसलमेर में। फ्रांस के साथ हमने फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज किया केरल के तिरुवनंतपुरम में। अभी डस्ट लेक एक्सरसाइज किया हमने उज्बेकिस्तान के साथ में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। एक एफ इंडेक्स एक्सरसाइज हुआ भारत और 20 अफ्रीकी देशों के बीच में, पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में। ये प्रश्न तो अभी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इस तरह से ये पॉइंट्स ध्यान रखना आप। सारे एक्सरसाइज वही है जो अभी 2023 में हमने किए, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस देश ने रुबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? मतलब अब वहाँ पे ये वायरस है नहीं, इससे कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन वहाँ पे है नहीं, तो इसका उत्तर होगा भूटान। तो अभी भूटान ने रुबेला के सफलतापूर्वक उन्मूलन की घोषणा की है। रुबेला, जिसे खसरा भी कहा जाता है, ये एक संक्रामक वायरस है। ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से हवा के जरिए दूसरे व्यक्तियों में फैलता है। और मुख्य रूप से इसके लक्षण क्या है? शरीर में लाल दाने, लाल चकत्ते निकल आते हैं। पर अगर पूछे अभी किस देश ने रुबेला को खत्म घोषित कर दिया, उसका उन्मूलन की घोषणा कर दी, तो आंसर होगा भूटान। अब जीआई टैग से संबंधित आपके सामने प्रश्न आएंगे। पहले मैं आपका टेस्ट लूंगा हमारी फटाफट सीरीज में, तो फटाफट से आपको उत्तर करने। वीडियो को आप पॉज कर लेना, अगर ज़्यादा समय चाहिए तो आराम से उत्तर लगाना, कोई बात नहीं, फुल टाइम आपको मिलेगा। बाकी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, आंसर बताता हूँ, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर आपका सही है और कौन सा गलत है। तो गलत होगा तो आप उसको याद रख पाओगे। तो देखो, पहला प्रश्न में पूछा है कि किस राज्य के डले खुरसनी मिर्च को जीआई टैग मिला, तो इसका आंसर होगा सिक्किम को। इसे चेरी चिल्ली भी बोलते हैं। और इसी से संबंधित कुछ और पॉइंट मैं आपको याद दिलाऊं तो एड्यूर मिर्च अगर पूछे तो उसका आंसर होगा केरल। हाथी मिर्च को जीआई टैग मिला, ये मणिपुर की है। और एक मरचा चावल बड़ा कंफ्यूज कर सकता है, नाम से ऐसा लग रहा है मरचा मिर्च होगा, लेकिन मरचा चावल है ये बिहार का है। और अगला प्रश्न हमारा है कतरनी चावल, मगही पान, जर्दालू आम और सिलवा खाजा। मेरे ख्याल से सिलवा खाजा से उत्तर बता दोगे आप। इसका उत्तर होगा बिहार। ये सभी प्रोडक्ट्स बिहार के हैं जिनको मिला है जीआई टैग। अगला है छऊ मुखोटा और गोविंदो भोग चावल, इनको जीआई टैग मिला, ये किस राज्य के हैं, तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। मतलब मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स के नाम लिख दिए हैं, पूरा प्रश्न नहीं लिखा, वरना फिर स्पेस को देखते हुए बाकी तो वही आएगा किस राज्य के ये प्रोडक्ट है उनको जीआई टैग मिला है ना। बाकी आप समझ ही रहे हो, मतलब जो काम के जो शब्द हैं वही मैंने यहाँ पे लिए हैं, जो कनेक्टिंग वर्ड्स कह दो उन्हें या फिर सहायक जो शब्द है उनको मैंने लिया नहीं, आप समझ गए होंगे। अगला है कुल्लू शॉल, चुली तेल या काला जीरा, ये किस राज्य के प्रोडक्ट्स है जिनको जीआई टैग मिला है, तो आंसर होगा इसका हिमाचल प्रदेश। अभी हिमाचल प्रदेश के चंबा चप्पल को भी जीआई टैग मिला था। अगला है कोविल पट्टी की कदलई मिठाई या इरोड़ की हल्दी हो गई, सिल्क साड़ी वगैरह, ये किसके प्रोडक्ट्स हैं, किस राज्य के प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है, तो आंसर होगा तमिलनाडु।
अभी लेटेस्ट आपको याद दिलाऊं तो तमिलनाडु के ऑथुर पान के पत्तों को भी जीआई टैग मिला था। अगला है, अच्छा तमिलनाडु से और जानना चाहो आप तो तमिलनाडु के डिंडीगुल के ताले आपको याद होगा, कंडांगी साड़ियाँ याद होगा, पलानी मंदिर के पंचमेर्थम प्रसाद आपको जरूर याद होगा, इनको जीआई टैग मिला था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जगह के टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया? तो आंसर होगा गोरखपुर। गोरखपुर के टेराकोटे को जीआई टैग मिला था। अगला है, जर्दालू आम, इसको जीआई टैग मिला, ये किस राज्य का है? बिहार का है। और आम तो काफ़ी सारे हैं, जैसे कि अल्फांसो आम हो गया, ये महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का तो सफ़ेद प्याज को भी जीआई टैग मिला था। अच्छा अपन तो आम की बात कर रहे हैं ना, पहले आम की बात करते हैं। अभी मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सुंदरजा आम को भी जीआई टैग मिला था। उत्तर प्रदेश के बनारसी लंगड़ा आम को अभी जीआई टैग मिला था, ये भी ध्यान रखना, ये भी लेटेस्ट है, बिल्कुल नया। अगला प्रश्न देखो, सांगली हल्दी, ये सांगली की हल्दी को जीआई टैग मिला, ये महाराष्ट्र की है। और हल्दी में भी 2-3 प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि इरोड की हल्दी, ये तमिलनाडु की है। कंदमाल हल्दी हो गया, ये उड़ीसा की है। और ये सांगली हल्दी तो हो ही गया। अच्छा एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ एक और, सोजत मेहंदी को भी जीआई टैग मिला था। अब आप बताओ इसका उत्तर किस राज्य की है सोजत मेहंदी? अगला प्रश्न है, जोडीमा चावल को जीआई टैग मिला, ये किस राज्य का है? ये असम का है। असम के जोडीमा चावल को जीआई टैग मिला। और चावल में भी काफ़ी सारे चावल हैं, जैसे कि अभी महाराष्ट्र के वाड़ा कोलम चावल को जीआई टैग मिला, उत्तर प्रदेश के काला नमक चावल को जीआई टैग मिला, मध्य प्रदेश के चिन्नौर चावल को मिला, मणिपुर के काले चावलों को जीआई टैग मिला था। अभी बोका चावल को भी जीआई टैग मिला था, ये भी असम के हैं। और बासमती राइस को जीआई टैग मिल चुका है। खाते तो हम बड़े हैं ना बासमती चावल, लेकिन पाकिस्तान ले गया इसका जीआई टैग, तो ध्यान रखना ये। और इसी तरह से आप एक पॉइंट में और कंफ्यूज हो सकते हो, आपने सुना है शाही लीची को जीआई टैग मिला था, या आप बता दो कि बिहार की है। लेकिन तेजपुर लीची को जीआई टैग है, ये किस राज्य की है? तो असम को मिला था तेजपुर लीची के लिए जीआई टैग, ये ध्यान रखना। उसके अलावा अर्कू वैली अरेबिका कॉफ़ी, तो ये जीआई टैग मिला था इसके लिए कर्नाटक को। वैसे विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है ब्राज़ील में, ब्राज़ील के सेंटोस में। ब्राज़ील का जो सेंटोस है वो इसके लिए फेमस है कॉफ़ी के लिए। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ इन 10 प्रश्न में से आपके कितने सही हुए, और आज की शीट जीआई टैग वाली कैसी लगी आपको। हर दिन मेरी कोशिश रहती है कुछ अच्छा प्रोडक्ट लेकर के आऊँ आपके सामने, जो आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो, आप अच्छे से चीज़ों का रिवीजन भी कर पाओ और आपको मज़ा भी आए। बस आप अपना एक छोटा सा काम कर देना अपने चैनल के लिए, इसको अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कर देना। करते हो या कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, और अगर नहीं करा तो अब कर देना, और लाइक भी ज़रूर करना। अभी मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। तो पहला प्रश्न था कि G20 समूह के आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक कहाँ आयोजित हुई? तमिलनाडु के चेन्नई में। फिर आपसे पूछा विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया? 28 जुलाई। फिर आपसे पूछा बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने देवेंद्र कुमार उपाध्याय। फिर आपसे पूछा अभी चीन के सेंट्रल बैंक के गवर्नर कौन बने? पेन गोंग शेंग। फिर आपसे पूछा सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शन का उद्घाटन किसने किया या कहाँ किया? गांधीनगर में। फिर आपसे पूछा अभी दक्षिण कोरिया में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा दूसरे स्थान पे। भारत ने 17 मेडल जीते, जिसमें से 6 गोल्ड है। फिर पूछा मैंग्रोव संरक्षण दिवस मनाया 26 जुलाई को। फिर पूछा दक्षिण अफ्रीका में भारत के अगले उच्चायुक्त बने प्रभात कुमार। फिर पूछा किस देश ने ब्रिक्स संगठन में शामिल होने के लिए आवेदन किया? अल्जीरिया। और आखिरी प्रश्न पूछा किस राज्य में CISF की तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा बल गठित किया जाएगा? तो आंसर होगा राजस्थान। और एक बार फिर याद दिला रहा हूँ, वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अभी होमवर्क प्रश्न लिखेंगे और सेशन एंड करेंगे। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा कि जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन को शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।